आकाश रंजन स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज के लेक्चर में, जहां पे हम लोग करने वाले हैं एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या है एक्सेलरेटेड मोशन। कहता है इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट एट डिफरेंट इंस्टेंट। यानी हमारा जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन था वहां पे जो वेलोसिटी थी, अगर मैं डिफरेंट टाइम इंटरवल पे देखूं तो डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज थी, है ना। तो वही जो यहाँ पे क्या है वो वेलोसिटी वो चेंज हो रही है ना, तो उसी वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। क्लियर। तो अब देखिए, अब आएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो अगर हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यानी जो चेंज है, चेंज इन वेलोसिटी वो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट है, तो हम उसे क्या कहेंगे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। क्लियर। अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि हमारा जो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है फिर वो क्या होता है, तो वो होता है अगर हमारी जो क्या बोलता है हमारा जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना हो, एक्सेलरेशन जब हमारा कांस्टेंट ना हो तो उस टाइम पे जो हमारा मोशन होगा वो कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्लियर है यहां तक। अब आगे चलते हैं तो हमारा अगला टॉपिक आता है क्या, एक्सेलरेशन। क्या आता है, एक्सेलरेशन होता क्या है, अगर मैं उस चेंज इन वेलोसिटी को पर यूनिट टाइम कर दूं तो मेरे को क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। अब ध्यान से सुनिएगा, इसको थोड़ा सा एग्जांपल से समझिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास कार है, क्या है, कार है मूव कर रही है और उसकी स्पीड जो है इंक्रीज कर रही है, हर बार क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। अगर मैं इसकी ऐसा यूनिट से बोलूं ना तो आप लोग आसानी से समझ सकते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये सुनिए आया कैसे, ध्यान से देखिएगा। मैं बोलता हूं अगर मेरे पास क्या है, कार है, क्या है, एक कार है, ठीक है, क्लियर। अब ये वेलोसिटी से मतलब कुछ वेलोसिटी होगी जिससे मूव कर रही होगी, लेट्स से 30 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से ये मूव कर रही है। क्लियर। अब ये हर एवरी 5 सेकेंड इट इंक्रीज इट्स वेलोसिटी बाय 5 किलोमीटर पर आवर। क्या लिखा मैंने कि हमारे पास एक कार है, मूव कर रही है, क्या कर रही है, मूव कर रही है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और कह रहा हूं कि हर 5 सेकंड पे वो अपनी स्पीड को कितना बढ़ा रही है, 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यानी अभी 30 है, ठीक है, अभी मान लो लेट से टाइम 0 पे 30 है, और फिर अगर मैं टाइम इक्वल टू 5 सेकंड पे चेक करूंगा इसकी स्पीड तो कितनी होगी, 35। 10 सेकंड पे चेक करूंगा 40 होगी। यानी कह क्या रहा है कि हर 5 सेकंड पे अपनी स्पीड बढ़ा रही है, समझ गए। तो मैंने क्या बोला, चेंज इन वेलोसिटी, यानी पहले 30 था, हाँ है ना, पहले 30 था और हुआ कितना बाद में, 35। इनको मैं आपस में सब्ट्रैक्ट कर दूंगा और जो हमारा टाइम इंटरवल है दैट इज 5 सेकेंड, उससे डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, एक्सेलरेशन। क्या मिलने वाला है, एक्सेलरेशन। समझ गए। ध्यान से थोड़ा सा फील समझिए। इसका मतलब है किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर, ठीक है, ये आएगा। चलिए ध्यान से सुनिए, इसकी फील थोड़ा समझिए कि ये अगर मैं बात करूं एक सेकंड में, हर एक सेकंड में अपनी स्पीड को 1 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा रही है, समझ गए। हर एक सेकंड में अपनी स्पीड को कितना बढ़ा रही है, 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, समझ गए। यानी अगर फॉर एग्जांपल मैं 36 सेकंड पे देखूं, 6 सेकंड्स पे देखूं तो मेरी जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, 36 होगी, हाँ या ना, समझ गए। तो इसी तरह हमारा क्या हो गया, ये एक्सेलरेशन हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं, तो इनके भी टाइप होते हैं एक्सेलरेशन के। क्लियर। और ये फिगर जरूर बना लीजिएगा, समझने में आपको थोड़ी आसानी होगी। क्या होता है कि हर एक सेकंड या हर एक आवर, इसमें तो बेसिकली आवर था, सेकंड नहीं था, उसको करेक्ट कर लीजिएगा, आवर होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने स्पीड वेलोसिटी किस में ली थी, अपनी आवर में ली थी, बस इसलिए।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। फॉर्मूला देख लीजिए, मैथमेटिकली चेंज इन वेलोसिटी, यानी हमेशा याद रखिएगा v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन में टाइम। जब भी हम लोग क्या करें, हम लोग चेंज निकालते हैं, क्या करते हैं, चेंज निकालते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। अब उन बच्चों के लिए जिनको फाइनल और इनिशियल नहीं पता क्या होता है, ठीक है, फाइनल वो होता है जो इसकी लास्ट वेलोसिटी हम लोग देख रहे हैं, और इनिशियल मतलब शुरुआत में इसकी कितनी वेलोसिटी थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और ये क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है ये, वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी कैसे, ध्यान से सुनिएगा, वेलोसिटी क्या है, मेरा वेक्टर है, और टाइम क्या है, स्केलर। लास्ट लेक्चर में भी आपको समझाया गया था कि अगर हमारा वेक्टर बाय स्केलर हो, वेक्टर बाय स्केलर, तो क्या होगी वो क्वांटिटी, वेक्टर होगी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा वेक्टर, यानी इसका कुछ डायरेक्शन भी होने वाला है। क्लियर, आगे चलते हैं। आगे आएगा हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब ध्यान से देखिएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या कहता है कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट चेंज इट्स वेलोसिटी इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई, मैं लेट्स से कार मान लेता हूं, अगर ये कार इक्वल इंटरवल में अपनी स्पीड को इक्वली चेंज कर रही है, अपनी स्पीड को इक्वली चेंज कर रही है, तो उसको कौन से मोशन में होगी, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, या फिर मैं उसको क्या कहूंगा, इट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर है। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था वो किसका था, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। क्या, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब पूछिए वाई, पूछे वाई, क्यों। अब ध्यान से सुनिए, मैंने क्या कहा था कि हर 5 सेकंड पे, मैं दोबारा उसको बना लेता हूं, ठीक है, समझाने में थोड़ी आसानी होगी। और इस बार मैं जो इसकी स्पीड है मैं उसको मीटर पर सेकंड में ही लेता हूं, लेट्स से 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है। और हर सेकंड, हर 5 सेकंड पे इट इंक्रीज इट्स वेलोसिटी बाय 5 मीटर पर सेकंड आफ्टर एवरी 5 सेकंड, ठीक है। हर 5 सेकंड पे वो अपनी स्पीड को कितना बढ़ा ले रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड। अगर इसका एक्सेलरेशन निकालना होगा, तो अगर मैं फाइनल की बात करूं तो फाइनल 35 मीटर पर सेकेंड होगा, और इनिशियल कितना था 30, तो 35 माइनस 30 डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम इज माय 5 सेकेंड, तो कितना आ जाएगा मेरा 5/5 आने वाला है, जो कि क्या होगा 1, यानी 1 मीटर पर सेकेंड। अपनी जो स्पीड होगी वो हर सेकेंड कितने में चेंज कर रही होगी, 1 मीटर पर सेकेंड। समझ गए। एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं है, बॉडी अपने वेलोसिटी को कितना चेंज कर रही है पर सेकेंड, बस यही है, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है एक्सेलरेशन में। क्लियर। चलिए अब आगे चलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की तरफ। तो अगर वही सेम बात है, यहाँ पे जो चेंज इन वेलोसिटी थी वो इक्वल इंटरवल में इक्वली कर रहा था। अब यहाँ पे क्या कह सकते हैं आप कि जो चेंज इन वेलोसिटी है वो इक्वल तो है, लेकिन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। चलिए, और या फिर इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो चेंज इन वेलोसिटी है वो अनइक्वल है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। किसी एक को इक्वल रख दो, किसी दूसरे को अनइक्वल रख दो, तो मेरा क्या आ जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म कुछ भी हो, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी, ठीक है, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। बस क्या करना है, एक चीज को इक्वल, दूसरे को अनइक्वल। किसके लिए, सिर्फ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी, ठीक है, कुछ भी हो, ठीक है। चलिए, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखिए, अब है हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन। क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन। तो ये होता क्या है, अगर मैं बात करूं कि कितनी बार वो वेलोसिटी चेंज कर रहा है और कितने टाइम इंटरवल में चेंज कर रहा है, उसको मैं क्या कहूंगा, एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। अब मैंने कल आपको कुछ ग्राफ से चलिए, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एवरेज एक्सेलरेशन होता क्या है कि आपने कितनी बार वेलोसिटी को चेंज किया और कितने टाइम इंटरवल में किया, ठीक है। तो वो मेरा क्या दे देगा हमें। चलिए, तो अब हम लोग देखने वाले हैं एवरेज एक्सेलरेशन को। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन कहने का मतलब कि आप अपनी गाड़ी या किसी भी कोई ऑब्जेक्ट
अपनी वेलोसिटी को कितनी बार चेंज कर रहा है और कितने टाइम इंटरवल में चेंज कर रहा है, वो मेरे को क्या देगा, एवरेज एक्सेलरेशन। क्लियर। तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ग्राफ समझाया था, तो उस ग्राफ में क्या था कि हमने वेलोसिटी टाइम का तो देखा था, लेकिन कैसा एरिया निकाला था उसके अंदर, आया ना, एरिया निकाला था तो क्या दे रहा था हमें, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर मैं इसके स्लोप की बात करूं, क्या करूं, इसके स्लोप की बात करूं, तो ये मेरे को क्या देने वाला है, एक्सेलरेशन। क्या देगा, एक्सेलरेशन। क्लियर है, आया ना। चलिए अब मैं जो बोल रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। लेट्स से कि यहां पे एक टाइम t है, क्या है, ये टाइम t1 है और यहां पे एक टाइम है t2, ठीक है, t2। क्लियर। और यहां पे टाइम t1 पे कुछ वेलोसिटी होगी जिसे मैं बोल रहा हूं v1, और यहां पे कुछ वेलोसिटी होगी जिसे मैं बोल रहा हूं क्या, v2। क्लियर। तो अगर मैं यहां से लेके यहां तक की बात करूं, एवरेज एक्सेलरेशन कितना रहा होगा, तो मैं कैसे बोलूंगा, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन में t2 माइनस t1। अब वही जैसे मैंने बताया था ना आपको, ये क्या है, स्लोप क्या देगा मेरे को, एक्सेलरेशन, और स्लोप मैंने क्या लिखवाया था, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ध्यान से देखेंगे तो उसी फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ या ना, तो यानी हमने समझ लिया। क्लियर। आगे चलते हैं। आगे हमारा एक शब्द आता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, अगर मैं बात करूं, ग्राफ से ही समझिए, ग्राफ से समझने में आसानी होती है। ध्यान से देखिए, ये vt ग्राफ है, क्या है ये, vt ग्राफ, और ये कुछ इस तरीके से हो, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से हो। पहले वेलोसिटी कुछ v1 थी, यहां पे वेलोसिटी कुछ v2 हो गई, और यहां पे कुछ वेलोसिटी v3 हो गई, हाँ या ना। तो अब ध्यान से देखिए, जो मेरा v1 है, जो मेरा v1 है, ये बड़ा है किससे, v2 से, और v2 बड़ा है v3 से। समझ गए। तो मेरा एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। मैं अगर बात कर लूं v1 और v3 से, v1 से लेके v3 तक क्या एक्सेलरेशन रहा होगा, यानी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आने तक उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, उसको निकाल लेते हैं। तो क्या बोलता हूं, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल है मेरा v3 और इनिशियल है मेरा v1 अपॉन में टाइम जो भी हो, ठीक है। अब मैं जो ध्यान लिख रहा हूं उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये जो v3 है ये छोटा है, क्या है ये, छोटा, माइनस ये जो v1 क्या है, ये बड़ा है, ठीक है, अपॉन में t। तो अब ध्यान से सुनिए, ये क्या है, माइनस के साथ है बड़ा, यानी बड़े वाले नंबर के साथ है माइनस। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, है ना। और ये है क्या, एक्सेलरेशन। तो मैं इसको क्या कहता हूं, नेगेटिव एक्सेलरेशन, या फिर मैं इसको एक और नाम से बुलाता हूं। क्या होता है वो नाम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिटार्डेशन। क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। अगर आपसे पेपर में कोई पूछ ले व्हाट इज रिटार्डेशन, जो कि पूछा भी जाता है, ठीक है, 9th क्लास में जो नई टर्म्स होते हैं उन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे ये एक टर्म है हमारा रिटार्डेशन, इससे गारंटी क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज रिटार्डेशन। तो आप लोग क्या कहने वाले हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। बस खत्म, समझ गए। तो फटाफट वीडियो को कर लीजिए पॉज और इसको उतार लीजिए। देखिए अब हम लोग करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या करने वाले हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। और इसका एक कमाल की बात है कि अगर यार आपको ये आता है ना, अगर आपको ये आता है तो आपकी आधी फिजिक्स सॉल्व्ड है, समझिए। जो फिजिक्स के आधे न्यूमेरिकल है, अगर आपको ये तीन क्या कहूँ, इक्वेशन का बेसिकली इक्वेशन है ये, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर आपको ये तीन इक्वेशन पता है, आपका आधा फिजिक्स का न्यूमेरिकल तो यही कर देते हैं, समझ गए। चाहे वो किसी भी चैप्टर का हो, ये आपका यूज आने वाला है। नेक्स्ट है हमारा, जो नेक्स्ट चैप्टर की बात करूं तो वो मेरा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, वहां पे भी इसका इस्तेमाल होगा। न्यूमेरिकल जब मैं कराऊंगा तब मैं आपको दिखाऊंगा ये कैसे यूज में आ रहा है, ठीक है।
और अगर मैं बात करूं इसके आगे ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशन में भी इसका यूज है, समझ गए? यानी ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। और प्लस अगर आपने अभी जो क्वेश्चन मैं अभी कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, अगर आपने उतना कर लिया ना, तो मैं आपको इंश्योर करता हूं कि आप 11th की फिजिक्स के न्यूमेरिकल भी कर चुके होंगे, समझ गए? क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बोल रखा है आपको कि मैं आपको जेई लेवल तक के जो हमारे न्यूमेरिकल हैं जो आपसे बन सकते हैं, ठीक है, या फिर ट्राई करना है आपको तो आप ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं करना वो अलग बात है, लेकिन कंसेप्ट अगर एक बार समझ आ गया ना, उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं, समझ गए? तो ये 3 इक्वेशन है जो आपको याद रखनी होगी। अब यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे भी आए होंगे जिन्होंने ये पहले से पढ़ रखा होगा, तो वो ये चौथे को देख के घबरा गए होंगे कि ये क्या, हमें तो गलत पढ़ाया जा रहा है, हमने तो 3 ही पढ़ा है, ये चौथा कहां से आ गया? चौथा कहां से आ गया? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जो टोटल इक्वेशन ऑफ मोशन है वो 4 है। कितने हैं? 4 है, ठीक है। तो ये जो चौथा है ये है हमारा डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, यहां पे लिख देता हूं मैं, देखिए SN। ये क्या है मेरा? डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, ठीक है। चलिए अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये इसका जो इक्वेशन, ये इक्वेशन क्या है? u प्लस a/2 2n माइनस 1, ठीक है। अब इससे आप लोग निकालेंगे क्या? ठीक है, मैंने बोल तो दिया डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, लेकिन समझ नहीं आया, है ना? सही बात कह रहा हूं कि नहीं? तो चलिए इधर आइए, ध्यान से देखिए, ये क्या है? एक नंबर लाइन है ना? यहाँ पे मैं 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया, फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड, थर्ड सेकेंड, फोर्थ सेकेंड एंड माय फिफ्थ सेकेंड। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पे ये जो है, ये क्या है मेरा? क्या है मेरा? ये फर्स्ट डिस्टेंस है ना? डिस्टेंस कवर्ड इन सेकेंड राउंड, डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड राउंड एंड दिस इज फोर्थ राउंड, ठीक है। यानी मैं क्या कह रहा हूं कि nth सेकेंड, अगर मैं बात करूं यार कि सेकेंड में, सेकेंड वाले पार्ट में मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया, यानी 2 सेकेंड से लेके, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, 2 सेकेंड से लेके 3 सेकेंड में मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया, वो कैसे निकालूंगा? कैसे निकालेंगे भाई? यहां पे कैसे निकालेंगे? 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक, जिनको ये पता है वो निकालेंगे, और जिनको नहीं पता वो भी निकाल सकते हैं। बताएंगे कैसे? अगर जिनको नहीं पता उनके लिए बताते हैं, क्यों? जिनको ये फॉर्मूला पता है वो डायरेक्ट, अगर 4th सेकेंड पूछता है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 4th सेकेंड, तो मैं यहाँ n की जगह रखूंगा 4। क्या रखूंगा? 4। यहाँ पे क्या रख दूंगा? n की जगह 4। जहां जहां n होगा वहां 4 रख देंगे और सॉल्व करेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर? लेकिन अब जिनको ये इक्वेशन नहीं पता, जिनको ये इक्वेशन नहीं पता, वो इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे? तो बताते हैं। अगर मेरे को यही निकालना है कि मैंने इतने में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो मैं इसको ऐसे निकाल सकता हूं कि जो मैंने 3 सेकंड के अंदर जितना डिस्टेंस कवर किया माइनस कर दूं मैंने जितना 2 सेकंड के अंदर कवर किया, तो मेरे को मिल जाएगा ये वाला डिस्टेंस। समझ गए? आया ना? चलिए, डिस्टेंस कवर्ड इन, डिस्टेंस कवर्ड इन सेकेंड, ठीक है। चलिए, तो ये तो था मेरा जो इक्वेशन ऑफ मोशन। अब मैंने यहाँ पे लिखी है कुछ इंपॉर्टेंट बात, तो टॉपिक है थोड़ा सा नोट टाइप, ठीक है। अब नोट सुन के थोड़े बच्चे बोर हो जाते हैं, तो ऐसे लिख भी सकते हैं, क्या दिक्कत है? इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ये सिर्फ वैलिड है कब तक वैलिड है? अब हर चीज, मान लीजिए आप मोबाइल रिचार्ज करते तो उसकी वैलिडिटी होती है ना, तो इसकी भी वैलिडिटी है। अगर मैं एक्सेलरेशन को क्या कर दूं? कांस्टेंट से हटा दूं, यानी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ये इक्वेशंस वैलिड नहीं है। क्लियर? तो ये बात स्टार मार्क करके 5-6 जितना लगाना है लगा दीजिए और लिख दीजिए कि हेयर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। क्लियर? आया ना?
इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। बच्चे पढ़ रहे हो तो उनको यही नहीं पता कि अगर मान लो यार आप लोग वाइवा दे रहे हो, क्या दे रहे हो, वाइवा, प्रैक्टिकल एग्जाम के टाइम आपका वाइवा हो रहा हो और आपसे पूछ लिया जाए कि जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें एक्सेलरेशन किस टाइप का होता है, तो आप लोग क्या कहेंगे कि हमारा जो एक्सेलरेशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है, या फिर मैं कह सकता हूं कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। क्लियर है? तो फटाफट वीडियो को कर लीजिए पॉज और इसको उतार लीजिए, और वीडियो के उस तरफ हम लोग मिल रहे हैं आपके साथ ग्राफिकल इसके प्रूफ के साथ, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से करने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, या फिर मैं कहूँ ग्राफिकल डेरिवेशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बात करूं एक्सेलरेशन की, किसकी, एक्सेलरेशन की, तो मैंने क्या कहा था, ये मेरे को क्या देगा, इसका स्लोप क्या देगा, इस लाइन का स्लोप, और स्लोप क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन में t2 माइनस t1। तो अगर मैं देखूं मेरा क्या है, y2 कितना है, v है, माइनस कितना है मेरा y1 इज u अपॉन में t2 माइनस t1, तो मेरा t2 है t और इनिशियली क्या था 0, तो कितना आ जाएगा v माइनस u बाय t इज इक्वल टू a। तो मेरा जो v माइनस u कितना आ गया, at के बराबर आया, और मैं इसको क्या लिख सकता हूं, v इज इक्वल टू u प्लस at। यही मेरे को प्रूफ करना था क्या, यही मेरे को प्रूफ करना था, यस और नो, हो गया। ये तो था हमारा पहला। अब मैं अगर बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, किसकी, s डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ, यानी ये वाला एरिया, ये वाला एरिया मेरे को क्या देने वाला है, डिस्प्लेसमेंट देने वाला है, हाँ या ना, क्या देगा ये मेरे को, डिस्प्लेसमेंट। तो अब ध्यान से देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहां पे अगर मैं इस फिगर को ऐसे ब्रेक कर दूं, ये जो एक रेक्टेंगल है इसे अलग कर लेता हूं, और ये जो यहाँ पे ट्रायंगल है इसे अलग कर लेता हूं, आया ना, तो इसका एरिया a1 प्लस a2, a1 प्लस a2 क्या दे देगा मेरे को, टोटल डिस्प्लेसमेंट, यस और नो। चलिए तो निकाल लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। अगर मैं बात करूं a1 की, तो ये क्या है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, यहां पे लिखूंगा एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। चलिए नाम भी दे ही देते हैं, नाम देने में क्या है, ये पॉइंट हो गया मेरा ए बोल दीजिए, और ओ बोलिए, इसे ए बोल दीजिए और इसे बी बोल दीजिए, ठीक है। तो मेरा जो ट्रायंगल है वो क्या बन गया, ध्यान से देखेंगे तो सॉरी रेक्टेंगल, यहाँ पे चलिए एक काम कीजिए, ए यहाँ पे इस पॉइंट को बी बोल दीजिए, इस पॉइंट को सी बोल दीजिए और इस पॉइंट को डी। ध्यान रखिएगा कि मैंने पॉइंट को बोला है, क्या बोला है, पॉइंट। चलिए यहाँ देखिए मेरा जो अब रेक्टेंगल आया वो क्या आ गया, ACOB प्लस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, या फिर बस मैं ट्रायंगल लिख देता हूँ, ट्रायंगल ABD, ठीक है। अब राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला तो शायद ही कोई ऐसा बच्चा हो जिसे ना पता हो, हाँ या ना। चलिए अगर आपको नहीं पता तो आप उन चुनिंदा बच्चों में से हैं जो बिना पढ़े आ गए हैं 9th में, ठीक है। चलिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है मेरी, यहां से लेके यहां तक t के बराबर होगी कि नहीं होगी, हाँ या ना। लेंथ इज माई t इंटू, और मेरी ब्रेथ कितनी है, ये वाली हाइट जो कि कितनी है, u है, तो यहां आ गया u प्लस हाफ टाइम्स ऑफ क्या होता है हमारा, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब बेस क्या होता है, जिस पे परपेंडिकुलर आ रहा होता है, तो परपेंडिकुलर तो किस पे, AB पे आ रहा है, AB पे आ रहा है कि नहीं, और AB कितना है, t है, यस और नो। और अगर मैं बात करूं हाइट की, हाइट मेरा कितना है, AD, और AD की वैल्यू कितनी है, B माइनस यू। अब देखिए B माइनस यू कैसे आई, ये टोटल कितना V और ये कितना U, तो ये वाला हिस्सा कितना हो जाएगा, ये वाला कितना होगा, V माइनस यू हो जाएगा। क्लियर है। चलिए तो यहां पे क्या हो जाएगा, इंटू V माइनस यू। क्लियर, इसको मैं लिख दूंगा UT
प्लस हाफ टाइम्स ऑफ, ये देखिए इस v माइनस यू को मैं at लिख सकता हूं क्या? v माइनस यू को at लिख सकता हूं कि नहीं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए ना भाई। और ये क्या हमने तो प्रूफ कर दिया। ओ माय गॉड, चलिए अच्छी बात है, प्रूफ हो गया। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। आगे आया देखिए, तो अब इसको भी हम लोगों को करना है किससे? डिस्प्लेसमेंट वाले ही तरीके से, लेकिन इस बार मैं डिस्प्लेसमेंट में लूंगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखने पे क्या पता लग रहा है कि ये जो मेरा OBDC है, OBDC एक ट्रेपेजियम भी फॉर्म कर रहा है, और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ए और बी क्या है? पैरेलल साइड्स है, ठीक है। हाफ वी, और यहाँ पे ए क्या है? यानी पैरेलल साइड ये और ये आपस में पैरेलल है। OB इज पैरेलल टू CD। क्लियर? और अगर मैं देखूं CD, तो CD है मेरा V और ये कितना है? U। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? V प्लस U सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। हाइट इज माय दिस लेंथ विच इज AB एंड इट इज इक्वल टू T। क्लियर? एंड दिस इज माय S। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात, क्या कि अगर मैं बात करूं T की, किसकी? T की, तो इस T को इधर ले गया और इस A को नीचे लेके आ गया, इस T को ऊपर और इस A को नीचे, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं। यस और नो? यस और नो? यस यस यस। V माइनस यू बाई A। क्लियर? एंड दिस इज माई S। क्या आ जाएगा? ये देखिए ये क्या बन रहा है? A प्लस बी एंड A माइनस बी क्या होता है? A स्क्वायर माइनस V स्क्वायर, आया ना? और ये है मेरा 2A, ये है S। V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। ठीक है? क्लियर? तो ये तो था हमारा ग्राफिकल डेरिवेशन। इसको हम लोग एक और तरीके से डिराइव कर सकते हैं, लेकिन आप क्लास 9th में हैं तो आपके लिए सिर्फ एक ही है। क्यों? क्योंकि उसके लिए आपको जरूरत पड़ती है इंटीग्रेशन की। क्लियर? और इंटीग्रेशन आपने अभी तक पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। और कुछ बच्चों ने तो शायद नाम भी ना सुना हो, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।